हेलो एवरीवन। आज हमारा नया चैप्टर है भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान से सुनो, पहले तो चैप्टर के नाम को समझो है क्या। क्या बोला मैंने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी, उल्टा पढ़ाओ, नाम उल्टा चला दो। एक ऐसी स्टेटमेंट जो फ्लो को बताती है। किसके फ्लो को? कैश के फ्लो को, कि कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो बस हमें स्टेटमेंट बनानी है जो पैसों की बात करेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश के अलावा जो भी वो बातें करी होंगी उन सबको हमने बोलना है भाई भाड़ में जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें पैसों वाली चीज़ों को देखना है, उधार वाली चीज़ों को हमें नहीं देखना, हमें उन्हें इग्नोर करना है। ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के ना तीन बेटे हैं इसके। तीन बेटे हैं। कौन है वो तीन बेटे या तीन एक्टिविटीज जिसे हम कह देते हैं? नंबर वन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नंबर टू, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब हमें पैसे को तीन हिस्सों में बांटना है कि मेरे पास पैसा कैसे आया या पैसा कैसे गया। तीन रीजन से। पहला रीजन मेरा खुद का बिजनेस, मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा काम, जिसे नाम दे दिया ऑपरेटिंग। दूसरा मेरा शौक, इन्वेस्टमेंट वाला, मैं कैसे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने शेयर खरीद लिए, मैंने डिबेंचर्स खरीद लिए, मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है जिस पे मुझे पैसा आ रहा है, मैंने किसी को लोन लेंड किए हुई है मनी जिस पे मुझे ब्याज आ रहा है। तो ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग। पहला क्या था? मेरा ऑक्यूपेशन, कुर्सियाँ बना बना के बेचना, किसी भी तरह का काम है मेरा, वो ऑपरेटिंग। दूसरा, मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स थे, उन्हें मैंने मार्केट में लगा दिया, अब उन फंड्स के दम पे मैं पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या हुआ? इन्वेस्टिंग। तीसरा, मैं एक कंपनी हूं, आपकी सेकंड बुक शेयर और डिबेंचर वाली। क्या था वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो बनाते हैं, किनका बनाते हैं? कंपनीज का। मैं एक कंपनी हूं जो शेयर इशू करती है, जो डिबेंचर इशू करती है। तो मेरी कंपनी ने शेयर इशू की है, या मेरी कंपनी ने डिबेंचर इशू की है, या मेरी कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट की है, या मेरी कंपनी ने डिबेंचर्स रिडीम किए, या उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड लोगों को पे कर दिया। एक बंदा है हमारा फेवरेट, एक ही बंदा है, चिंटू, हर बार आता है। ये है भाई हमारा चिंटू। चिंटू ने मेरी कंपनी के, चुग कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? मैं इसको उन शेयर्स पे क्या दूं? डिविडेंड दूं। अर्निंग में से मेरे पास बहुत अर्निंग हुई, उस अर्निंग में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसने मुझे मनी दी हुई थी इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। तो मैं इसको अब अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा दूंगा, नाम दे दूंगा जिसे डिविडेंड का। तो मैंने इसे डिविडेंड दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे थे। तो ऐसी चीज़ें कहाँ जानी है? यहाँ पे। दोबारा से सुनो, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें चाहिए कहाँ? यहाँ। ओके। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं खुद पैसा लगा रहा हूँ कहीं पे, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। कोई पैसा लगा रहा है मेरे पे, वो यहाँ फाइनेंसिंग में। मतलब मैं किसी के शेयर डिबेंचर खरीद रहा हूँ, मैं किसी जगह से किराया खा रहा हूँ, रेंट आ रहा है, मैं डिविडेंड रिसीव कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टिंग में। मैं किसी को डिविडेंड, चिंटू को डिविडेंड दे रहा हूँ, मैं चिंटू को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो फाइनेंसिंग में। ये समझ आया? तो तीन हिस्से हैं जिसमें से सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टेक्निकल है ऑपरेटिंग, फर्स्ट वाला। उसे ध्यान से करते हैं कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है। ये है भाई जो हमें इस लेक्चर में अभी के लिए करना है।
तीनों कराऊंगा भाई, ऊपर से निकल जाएगा, हवा में उड़ेगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी को अच्छे से समझ लो, ये भी बहुत बड़ी बात है पहले लेक्चर में करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले मुझे क्या गिवन होता है, याद करो। एक रोटी चोरी होगी प्रियंका चोपड़ा की, एम्प्लॉय फड़ो जो टप टप करके भाग गया। तो टप टप पी, लास्ट पी से क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे और क्या कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं यहां पे खड़ा हूं, ये तो गलत बात है। मतलब मैंने सारा कुछ प्लस माइनस किया हुआ है। सर सारा कुछ मतलब पॉइंट समझो, रोटी चोरी होगी प्रियंका चोपड़ा की, एम्प्लॉय फड़ो जो टप टप करके भाग गया। क्या था वो, चोरी प्रियंका चोपड़ा, एम्प्लॉय फड़ो, सारा कुछ ही आ गया उसमें। सी कंजम्पशन भी आ गई, पी परचेजेस भी आ गया, सी फॉर चेंज इन स्टॉक भी आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी आ गया, फाइनेंस कॉस्ट भी आ गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी आ गया, अदर एक्सपेंसेस भी आ गए। मतलब हर तरह का कूड़ा करकट, हर तरह का खर्चा आ गया। उसके बाद जाके निकला है, मतलब उसने मुझे सबसे नीचे वाली स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, सारे खर्चे सारी इनकम प्लस माइनस कर के जो निकला वहाँ खड़ा कर दिया। पर हमें तो रिफाइन करना है, फिल्ट्रेशन करनी है, फिल्टर करना है चीज़ों को। कैसे फिल्टर करना है, मुझे तो 3 हिस्सों में बांटना है। बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ, बिजनेस इन्वेस्टमेंट शेयर और डिबेंचर्स इशू और रिडम्पशन वाली चीज़ें वो यहाँ। मुझे तो ऐसे फिल्टर करना है। पर उसने मुझे वो प्रॉफिट बता दिया जो सारा कुछ मिक्स करके एक खिचड़ी सी बना के निकला हुआ है। तो मुझे अब थोड़ा सा रिफाइनरी करने की ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं उन्हें निकाल दो, वापस करो। जो चीज़ें प्लस की हुई हैं, एक ऐसी इनकम जो प्लस की हुई है पर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे माइनस कर दो। एक ऐसा एक्सपेंस जो माइनस किया हुआ है पर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे प्लस कर दो। ऐसे ही करोगे ना। गलती से एक खर्चे को माइनस कर दिया पर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो काय को उसे आज क्या कर दो, प्लस। ठीक है, एक इनकम को गलती से प्लस कर दिया, एक रोटी चोरी होगी, रोटी आर ओ, ओ फॉर क्या होता है, अदर इनकम होता है ना रोटी में, अदर इनकम। तो अदर इनकम में सारी हर तरह की इनकम दिखाई हुई है। क्यों भाई, मुझे तो सिर्फ आरएफओ चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हूँ। तो अदर इनकम जो मैंने प्लस की हुई है उसे बोलो चल भाड़ में जा, हमें नहीं करना तुझे प्लस, हो जा माइनस। क्यों, मुझे डील करना है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ, तो ये करना है। अब इसके लिए कहानी सुनो, बड़ी अच्छी कहानी है। एक बंदा है राहुल, ठीक है, वो राहुल हीरो हमारा पाइप पे चढ़ गया। जैसे टप टप ऐसे था, ये जो पाइप है ये ऐसे है। राहुल हमारा पाइप पे चढ़ गया, ये देखो। और उसके जो दोस्त थे ना, वो बड़े शरारती थे, बहुत नोटी थे। उन्होंने क्या किया, राहुल की पाइप पर चढ़ते हुए की फोटो खींच ली और डीपी लगा ली। कहते हैं ना प्रोफाइल फोटो लगा लेना, प्रोफाइल फोटो को क्या कहते हैं आजकल, डीपी। क्या किया, राहुल जो पाइप पर चढ़ा था उसकी फोटो खींची और डीपी लगा ली। क्यों डीपी लगा ली, बिकॉज उन्हें मज़ा आ रहा था, उनके लिए ये फनी मोमेंट्स थे, ठीक है, मेमोरेबल मोमेंट्स बन रहे थे उनके लाइफ टाइम। तो गुड मोमेंट्स थे, गुड मोमेंट्स को मोमेंट, मोमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पल। तो उनके लिए ये क्या थे, गुड पल थे। राहुल पाइप पर चढ़ गया, हमने दोस्त थे जो उसके, उन्होंने क्या किया, डीपी लगा ली इन जो गुड पल थे इनकी। उनमें से एक दोस्त इतना ज़्यादा शरारती निकला, इतना ज़्यादा निकम्मा निकला भाई, डीपी तो लगाई। डीपी लगाने के साथ साथ क्या किया, अपने फ़ोन बुक में कॉन्टैक्ट्स खोले और उसकी दीदी को उठा के फ़ोटो भेज दी कि अपने भाई को सुधार लो, ये देख लो क्या हरकतें कर रहा है। क्या किया, मतलब डायरेक्टरी। कॉन्टैक्ट्स को क्या कहते थे पुराने ज़माने में, डायरेक्टरी। तो क्या किया, डायरेक्टरी खोली और दीदी को फ़ोटो भेज दी।
देखो करने को इसे आप याद वैसे भी कर सकते हो, रट्टे मार के भी कर सकते हो, बेटर अगर कहानी बना के थोड़ा इंटरेस्ट बना के कर लो, सो दैट कोई भी पॉइंट कोई भी चीज़ आपकी ऑर्डर में रह ना जाए। हमें सीक्वेंस भी याद करना है, समझाऊंगा तो मैं सही कौन सी चीज़ क्यों आई, लेकिन एक ऑर्डर भी चाहिए, ऑर्डर के लिए कहानी करना ज़रूरी है। तो क्या था ये देखो, 3 हिस्सों में बांटा मैंने। राहुल पाइप पे चढ़ गया, डीपी लगा ली क्योंकि गुड पल थे, है ना, फिर डायरेक्टरी खोली और दीदी को फ़ोन कर दिया। ये है, इसके साथ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ, इसके साथ आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आधा हो गया। मैंने बोला ना 3 करने हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जिनमें से सबसे ज़्यादा लेंथी, सबसे ज़्यादा टेक्निकल कौन सा है? सबसे पहला ऑपरेटिंग। तो वो ऑपरेटिंग इस कहानी के साथ आधा हो गया। अब देखते हैं ये था क्या क्या। क्या क्या लिखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है क्वेश्चन करने की, और ना ही हमारे क्वेश्चन शायद होंगे पहले लेक्चर में। है क्या? रिजर्व्स। रिजर्व्स कौन से? जनरल रिजर्व्स होते हैं भाई जो, ठीक है। दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड, तीसरा इंटरिम डिविडेंड, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बच्चों के माइंड में 2-3 थॉट्स हैं जो इस टाइम पे चलते होते हैं। पहला, सर प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में डिफरेंस क्या है? दूसरा, सर आपने बाकी चीज़ों को प्लस किया है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ प्लस भी लगा दिया, माइनस भी लगा दिया। तीसरा, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो क्या ये ऐसा? तो 3 मेजर क्वेश्चन है जो इतने से में हर बच्चे के माइंड में आते हैं अगर वो सीरियसली पढ़ेगा। पहला, वहाँ प्लस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्लस माइनस क्यों? दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता क्या है? तीसरा, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में डिफरेंस बताओ। तो एक एक करके तीनों डाउट्स को लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। देखो, पी से प्रपोज डिविडेंड, पी से पॉलिटिशियंस। प्रपोज डिविडेंड क्या है? पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस की तरह है, ठीक है। ये 1 साल पहले वादा करते हैं, 1 साल बाद उस बात को पूरा करते हैं, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि वो पॉलिटिशियंस इंडिया के नहीं हैं, बाहर के हैं, जो 1 साल में बात पूरी कर देते हैं, ठीक है। तो भाई क्या है प्रपोज डिविडेंड? पॉलिटिशियंस की तरह है, पहले कमिट करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे, पहले थोड़ी हवाबाजी करेंगे, 8-10 बैनर लगाएंगे, फिर उसके बाद पूरा करेंगे, ठीक है। तो सर उसका इससे क्या लेना देना? तो प्रपोज डिविडेंड ऐसी चीज़ है, 1 साल पहले डिक्लेयर की जाती है, अपने होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि वी विल पे यू डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर जाके डिविडेंड देते हैं। जैसे 2020 में बोल दिया कि आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, मन की बात तन की बात कर दी बहुत सारी, फिर 2021 में जाके डिविडेंड दे दिया 1 साल के बाद। ये क्या है? प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? उसी साल डिक्लेयर किया, उसी साल पे किया, सेम ईयर, और इसकी एक ही वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू पूरी बुक के 50-60 जितने भी क्वेश्चन है चेक कर लेना, पूरे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी होगी एक ही साल के अंदर, इंटरिम डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड की 2-2 वैल्यूज गिवन होंगी, एक पिछले साल की, एक अगले साल की। हमें कौन सी लिखनी है? पिछले साल की। देखना कैसे, सब करेंगे। फिलहाल डिफरेंस समझ आया? प्रपोज डिविडेंड क्या है? जो 1 साल पहले डिक्लेयर किया जाता है, 1 साल के बाद पे किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड क्या है? सेम ईयर डिक्लेरेशन, सेम ईयर पेड, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो आपको पता ही है, टैक्स को लेके जो हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं जैसे डिज़ास्टर आया, कुछ फ्लड आ गए जिससे मेरा सामान फ्लड में बह गया, लॉस बाय फायर, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की वजह से मेरा स्टॉक खराब हो गया, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, मेरा कोई एम्प्लॉई मेरे साथ घपला कर गया, चोरी चकारी कर गया, एम्बेजलमेंट, ठीक है, घपलेबाजी, इस तरह के लॉसेस। कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी जो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, एबनॉर्मल है, कभी कभार होने वाली, पिलफरेज होगी, कोई मेजर ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट हो गया मेरे ट्रक का, ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, वो सब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कुछ भी
5 नाम लिखे हैं मैंने सिर्फ, कुछ भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। मेरा काम है मान लो कुर्सियाँ बेचने का, हम हर बार एक ही टॉपिक रखते हैं ताकि आपके माइंड में रहे। मेरा काम क्या है? फर्नीचर्स का, कुर्सियाँ बेचने का। अब बताओ रिजर्व का मेरी कुर्सियों से क्या लेना देना कि मैंने कितनी कुर्सियाँ खरीदी, कितनी बेची, कितना कमाया, कितना गवाया? कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, अबे डिविडेंड, मैं कुर्सियाँ बनाता हूँ बेचता हूँ, काय का डिविडेंड? इसका भी मेरे ऑक्यूपेशन से लेना देना नहीं है, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का सरकार से लेना देना है, मेरे पे बाउंडेशन है, मेरे बिजनेस का लेना देना नहीं है उसके साथ। मैं 100 बेचूं तो 100 के ऊपर टैक्स दूंगा, 1000 बेचूं तो 1000 के हिसाब से अपनी इनकम बना के टैक्स दूंगा, लाख बेचूं तो लाख के हिसाब से इनकम पे टैक्स बना के दूंगा। सरकार के साथ लिंक है उसका, मेरे बिजनेस के साथ कोई लिंक नहीं है ना डायरेक्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वैसे ही अब नॉर्मल है, उसका नॉर्मल बिजनेस से क्या लेना देना। तो ये पांचों चीज़ें वो हैं जिनका किसी भी तरीके से सीधे सीधे मेरे बिजनेस से, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मेरे ऑक्यूपेशन से लेना देना नहीं है। यही रीज़न है हमने इन पांचों को रिवर्स कर दिया, हमने इन पांचों को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब अभी बताते हैं। आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, +1 में ट्रेडिंग के बाद P&L अकाउंट बनाते हो, P&L में लिखते नहीं थे 2 रिजर्व्स, P&L में लिखते नहीं थे 2 टैक्स या 2 प्रोविजन फॉर टैक्स या 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स, ऐसी बातें आती थी। 2 डिविडेंड अगर पे किया हो लिखते थे। तो मैंने इन सब चीज़ों को P&L में खर्चे की तरह दिखाया हुआ है। मैंने इन सब चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे की तरह दिखाया हुआ है, जबकि ये खर्चा मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। दिखाया खर्चे की तरह हुआ है पर मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो भाड़ में जाए, लात मारो, इन्हें बाहर निकालो। ठीक है, तो बाहर कैसे निकालो? खर्चा दिखाया ना, खर्चा मतलब माइनस। मैं क्या कर रहा हूँ चेक करो, प्लस 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 प्लस। ये आपका दूसरा डाउट हो रहा है। बोला था ना पहला डाउट क्या आएगा? प्रपोज्ड इन टैरिफ। दूसरा डाउट वो भी कवर हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तीसरा डाउट क्या था? यहाँ प्लस और यहाँ प्लस माइनस क्यों? तो एक एक करके वो डाउट चल रहे हैं आपके। क्या यार क्यों प्लस लगाया? अभी तो बताया। ये वो चीजें हैं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे वो चीजें चाहिए जो मेरे बिजनेस से ही रिलेटेड हो। तो मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया। जो चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जब मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? वो जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। उसने मुझे खड़ा कर दिया एक ऐसी जगह पे, जो कौन सी जगह है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि सारा कुछ कर दिया, टैक्स वैक्स भी दे दिया सरकार को, एंड वाला प्रॉफिट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। लो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी मैं इसका अचार डालूंगा, मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे तो वो प्रॉफिट चाहिए जो मेरे रूटीन वाले बिजनेस से रिलेटेड है। तो जो मेरे रूटीन वाले रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, हमने उन्हें बोला भाड़ में जाओ, हमने उन्हें बाहर निकाल दिया। जो चीज़ें माइनस होके बैठी थी आज उन्हें प्लस कर दिया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सर आपने माइनस भी किया प्लस भी किया, काय को? या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। भाई दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सर एग्जांपल दो, आपने जो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बताई थी उसके हिसाब से तो माइनस ही होना बनता है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, चोरी घपलेबाजी, लॉस बाय एक्सीडेंट, यही सब बोला था सर आपने। ये सब तो लॉस है। लॉस है मतलब हमने माइनस किया होगा, आज प्लस कर देंगे क्योंकि बाहर निकालना बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। पर आपने तो माइनस का साइन भी लगाया, ये कैसे हो सकता है? समझो, मेरा लॉस बाय फायर हुआ, आग लगी मेरी फैक्ट्री में, लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपने सामान की। मैंने अपने सामान की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो मुझे क्लेम मिल गया। आई रिपीट, मुझे क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। अब ये क्या है जो मुझे क्लेम मिल गया? क्या ये क्लेम रोज रोज मिलते हैं? लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय एम्बेजलमेंट हुआ, लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, लॉस बाय डिजास्टर हुआ, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, उसके चक्कर में मेरी इंश्योरेंस थी, मरीन इंश्योरेंस समझ लो, फायर इंश्योरेंस समझ लो, लाइफ इंश्योरेंस समझ लो, ठीक है, गुड्स की इंश्योरेंस समझ लो, ट्रांजिट की इंश्योरेंस समझ लो, कुछ हुई पड़ी थी और मुझे क्लेम मिल गया। क्या क्लेम रोज रोज मिलते हैं? सॉरी, क्लेम भी तो हमें कभी कभी मिलते हैं। तो मान लो मैंने किताबों में क्लेम दिखाया हुआ है कि मेरे पास क्लेम आया। अब क्लेम को मैं क्या लिखूंगा? क्लेम रिसीव्ड।
है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दे दिया, वो मैंने क्या किया होगा, रिसीव मतलब प्लस किया हुआ है, काय को, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मारो उसे भी लात और निकाल दो बाहर, क्या कर देंगे, माइनस। इसलिए प्लस और माइनस लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस होएगा या माइनस होएगा। और बता देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4 पार्ट्स में बटी हुई है, जिसमें से पहले जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, पहले जो 2 पार्ट्स हैं, रादर आई वुड से पहले 3 पार्ट, तीसरा भी बताऊंगा क्यों, 3 पार्ट्स बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं और उल्टे हैं, उल्टे चलते हैं। सर कैसे, ये देखो, रिजर्व्स, मैंने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व की तरह रखा, मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे, मैंने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व की तरह रखा, तो मेरे प्रॉफिट्स क्या होंगे, कम, पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस। मैंने लोगों को प्रपोज डिविडेंड दिया, मैंने लोगों को इंटरिम डिविडेंड दिया, मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स पे किया, माइनस होना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस, समझे, इसलिए बोल रहा हूँ उल्टा चलता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग, ओ फॉर उल्टा लिख लेना भाई, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये भी तो मैंने यही बोला, उल्टा करो, अगर मेरा लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस नुकसान कर दो प्लस, अगर मेरा फायदा हुआ है, मेरे पास क्लेम आया है, रिसीव हुआ है, प्लस, पर कर दो माइनस। शशांक अगर पढ़ना है बैठो, नहीं तो चले जाओ, यू आर नॉट इवन वाचिंग द बोर्ड, ये चीज, ठीक। अब यहां तक एक चीज, इसे नाम क्या देंगे, ये था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब क्या आएगा, ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने सब चीजों को उल्टा कर दिया, तो मैं कहां पहुंच गया, प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर से बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नाम देना है। और ये क्या था, स्टेप 1, मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग में कितने आते हैं, 4 स्टेप, आज के लेक्चर में करना भी क्या है, 4 के 4 स्टेप सीख के जाने हैं हमें, पहला स्टेप हो गया। अब आ रही है हमारे स्टेप 2 की, ये पूरा DPGPL DIR DI, क्या था, राहुल पाइप पे चढ़ा, हमने DP लगा ली, क्यों, क्योंकि हमारे लिए गुड पल थे, फिर एक शाना बच्चा निकला, ठीक है, शशांक, तो क्या किया, डायरेक्टरी खोली और दीदी को भेज दी वो फोटो, ये था, ठीक है। अब इन 10 चेक करो, ये टोटल 10 के आसपास चीज़ें होंगी, जहाँ तक मेरा माइंड है, जहाँ तक मेरी मेमोरी है पुराना इतने सालों से, 10 ही होंगी। पर एक चीज़ और सुनना, इनके अलावा भी 1-2 चीज़ें आती हैं, इनके अलावा भी 1-2 चीज़ें आती हैं जो करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, एग्जांपल के लिए नाम बता रहा हूँ, करेंगे बाद में, ठीक है, अभी मत दिमाग में रखो, अभी सिर्फ इतना समझो। यहाँ पे कितनी चीज़ें आई, 5, पहले स्टेप में 5 चीज़ें, दूसरे स्टेप में सीधा ही कितनी होगी, 10 चीज़ें, डबल, टिक। अब एक एक करके इनका नाम क्या है, लो भाई, नाम तो मैंने लिख दिए, अब एक एक के पीछे का लॉजिक समझना। वो तो बता दिया क्यों नाम आए, क्योंकि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और मुझे वो चीज़ें चाहिए जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो भाई जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है वो बाहर निकाल दी। सर ये चीज़ें क्यों बाहर निकाली, ये तो बिजनेस से रिलेटेड है। सर डेप्रिसिएशन,
मैं मशीन में प्रोडक्शन करता हूँ, मशीन में चेयर बनती है मेरी, कुछ चेयर का पार्ट उसमें बनता है, तो डेप्रिसिएशन उस मशीन पे पड़ा है, और डेप्रिसिएशन सीधा सीधा बिजनेस से रिलेटेड है, फिर क्यों निकाला? अबे गधो, निकम्मो, लल्लो, चैप्टर का नाम तो पढ़ लो, क्या है पहला वर्ड, क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जो कैश के फ्लो में डील करती है। ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन पैसों में नहीं ना होती। अगर मान लो एक मशीन है, सपोज दिस इज अ मशीन, ये 1 लाख की मशीन है, मैंने इसे यूज़ किया, आज अगर इसे बेचने जाऊँ सेकंड हैंड, ये बिक रही है 70,000 की। 1 लाख की मशीन मैंने खरीदी हुई है, आज अगर इसे बेचने जाऊँ कितने में बिक रही है? 70,000 में। तो 30,000 मेरा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, एक तरह का वियर एंड टियर सपोज। तो वो जो 30,000 है, क्या मैंने किसी को पे करना है? क्या कोई मुझे पे कर रहा है? तो डेप्रिसिएशन जो है, क्या वो कैश एक्सपेंस है? नहीं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। ये रीजन है, उसे भी लात मारेंगे और बोलेंगे चल भाड़ में चल। सर आपने तो बोला लात मारेंगे, तो सर उसे किक विक मारो, माइनस करो। आप तो प्लस करी जा रहे हो, बुला रहे हो अपने पास। अबे प्लस करके ही लात मारी है हमने उसे। कैसे? डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा। आप जब करते हो, एक रोटी चोरी होगी प्रियंका चोपड़ा की, एम्प्लॉई फड़ो फड़ो फड़ो, एक तक पूरा की सर में, वो फड़ो में डी क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन खर्चा दिखाते हो ना, माइनस करते हो। मैंने माइनस वाली चीज को क्या करवा दिया? प्लस। तो उसका जो इफेक्ट था वो नल्लीफाई हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे डैमेज किया हमने उस चीज को। ठीक है, बोला ना स्टेप 1, स्टेप 2, इवन स्टेप 3, ये तीनों स्टेप ऑपरेटिंग के उल्टे चलते हैं। खर्चों को प्लस करते हैं, इनकम को माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चाहिए चीज़ें, और ये वो चीज़ें हैं जो या तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या अगर बिजनेस से रिलेटेड हैं तो कैश में नहीं है, पर मुझे तो कैश वाली चीज़ें चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड भी हो। दो चीज़ें, समझे? ये क्या कहता है? बिजनेस वाली चीज़ें। ये क्या कहता है? कैश वाली चीज़ें। तो हमें तो डबल इफेक्ट देखना है ये वाला। ठीक है, आगे नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये क्या होता है? मुझे लग रहा है कोई मेरा पैसा डुबो देगा। अबे गधे, लग रहा है ना, डुबो तो नहीं दिया। चैप्टर का नाम क्या है? कैश। जिस दिन डुबोएगा उस दिन हमारे पास आना। हवा हवा में बातें मत करो, मुझे लग रहा है वो मेरा पैसा डुबो देगा। काय को? इसीलिए ये भी प्लस हो गया। हवा में बातें तो करनी नहीं है। चैप्टर एक्चुअल में कैश का है। जो आया प्लस करो, जो गया है वो माइनस करो। जितनी भी आलतू फालतू एजम्पशन वाली बातें हैं वो सब रिवर्स कर दो, उल्टी कर दो। गुडविल रिटर्न ऑफ। सर गुडविल रिटर्न ऑफ को क्यों? मेरी गुडविल राइट ऑफ, जैसे डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। मेरी मशीन की वैल्यू गिर गई, पर मुझे किसी को पैसे तो नहीं देने पड़े, या उसने मुझे वो 30,000 तो नहीं दिया था इसके लिए जो डेप्रिसिएशन हुआ था। ठीक उसी तरह से गुडविल रेपुटेशन होती है। अगर किसी की मार्केट में गुडविल डाउन हो गई, रेपुटेशन डाउन होगी, तो उसने किसी को पैसा तो नहीं दिया, किसी से पैसा तो नहीं लिया गुडविल डाउन करने के लिए। अगेन ये क्या है? नॉन कैश। इसका भी पैसों में लेना देना नहीं है। ये देखो सर, गुडविल राइट ऑफ होना तो बुरी बात होती है, तो माइनस करो, आप तो प्लस कर रहे हो। अबे गधो, कितनी बार बोलूं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो अगला आएगा, तीनों उल्टे चलते हैं। क्योंकि जो चीजें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन्हें बाहर निकालना है, लाना नहीं है। आई तो वो ऑलरेडी हुई है, हमने उन्हें बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालोगे? रिवर्स इफेक्ट दिखा के। प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये क्यों आया? क्योंकि क्या लिखा है? नॉन करंट एसेट। इन अदर वर्ड्स, फिक्स्ड एसेट्स। वो एसेट्स जो आप लोग कभी कभी खरीदते हो या कभी कभी बेचते हो, वो। सर क्यों? मुझे क्या लेना है? ऑपरेटिंग। तो भैया मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो क्वेश्चन कई बार वाइवा में पूछे जाते हैं। आपसे टीचर पूछेगा जो आएगा बाहर से कि बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये चीज़ क्यों प्लस या माइनस होती है, ये चीज़ क्यों आती है। आप कहोगे नहीं जी, हमें तो सरिया मैम ने रट्टा मरवा दिया था फॉर्मेट का, बाकी जब समझा रहे थे हम सो रहे थे हाथ मुंह पे रख के, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो भाई उस टाइम पे वाइवा में मैं नहीं पास आने वाला, आपका क्लास इंचार्ज नहीं आने वाला, ना मम्मा पापा आने वाले हैं। उस टाइम पे आपका माइंड चलना चाहिए, IQ।
तो अभी आपको पहले मैंने ऑर्डर याद करवा दिया एक कहानी सुना के, अब आपको एक एक नाम पे फोकस करके चेक करो। शायद हमारा लेक्चर 15-20 मिनट का बन चुका होगा, लेकिन अभी तक फोकस किस पे चल रहा है, एक एक नाम पे चीख चीख के बताने पे कि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों आया, क्यों प्लस हुआ या क्यों माइनस हुआ। तो इन्हें समझो, वाइवा में यही पूछा जाता है। तो प्रॉफिट या लॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नॉन करंट है, मुझे तो ऑपरेटिंग देखना है। ऑपरेटिंग होता है रोजाना रेगुलर, और नॉन करंट इररेगुलर है, ये चीज़ें कभी कभी होती हैं इसलिए। अब चलना उल्टा है, उल्टा चलना है तो प्रॉफिट को क्या करोगे, माइनस। है प्रॉफिट, है प्रॉफिट क्या होते हैं, प्लस, पर वो तो ऑलरेडी प्लस हुए होंगे ना किताबों में जब आप यहाँ पे थे। मुझे आज क्या करने हैं, माइनस, भाड़ में जाए। लॉस क्या होता है, माइनस, नुकसान है, पर हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, आगे डिविडेंड इंटरेस्ट रेंट, DIR जो डायरेक्टरी थी, DIR है ना, साथ में यहाँ पे भी लिख दिया रिसीव्ड, मतलब डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रिसीव हुआ है, मेरे पास पैसा आया है बाय द नेम डिविडेंड, फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ रेंट, आया है, लात मारो, बाहर जाओ। क्यों सर, मैं कुर्सियां बनाता हूं भाई, मेरा कुर्सियों का बिजनेस है, काय का पैसा ले रहा हूं डिविडेंड का, काय का पैसा ले रहा हूं ब्याज का, काय का पैसा ले रहा हूं किराए का, ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड है, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। मार्केट में जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा किसी की कंपनी में या किसी जगह पे, तब मेरे पास डिविडेंड आ सकता है, तब मेरे पास इंटरेस्ट आ सकता है, तब मेरे पास रेंट आ सकता है, मैं एलिजिबल हूं। बिजनेस में काय का रिसीव कर रहा हूं ये सब कुछ, तो ये तीनों चीजें भी नहीं आनी। हुआ रिसीव है, रिसीव मतलब प्लस, पर करूंगा क्या, माइनस। ठीक है, आगे DI डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, पे किया है, पे मतलब माइनस, पर हम तो उल्टा चलते हैं, हम क्या करेंगे, प्लस। सर वो तो समझ आ गया प्लस करोगे, बट वाई, क्यों, ये तो ले लो। अगेन ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंस आपकी जो सेकंड बुक है, शेयर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड, डिबेंचर रिडीम्ड, उससे लेना देना है इनका पेड वाले का। रिसीव तब होएगा जब मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा, वो बंदा मुझे पे करेगा ब्याज, ब्याज, डिविडेंड, किराया। कोई मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा तब मैं उसे पे करूंगा ब्याज या डिविडेंड। ठीक है, कोई मेरी कंपनी में पैसा लगा रहा है मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैं किसी की कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके अलावा कुर्सियां बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस, तो ये था, तो ये थी भैया की पूरी कहानी। 4 में से 2 स्टेप्स जिन्हें समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, 4 में से वो 2 स्टेप जिन्हें समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, अगले 2 आप देखना 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। पहला क्या था, राहुल पाइप पे चढ़ा, दूसरा 5-5 करके टोटल 10 है, डीपी खींची क्योंकि गुड पल थे, फिर डायरेक्टरी खोली और दीदी को फोटो भेज दी, ये सब था। ओके, अच्छा बच्चों के माइंड में एक और डाउट आता है, सॉरी मेरी गलती बताना रह गया। सर रिसीव्ड के टाइम पे तो आपने डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट लिखा है, पेड के टाइम पे वो रेंट कहाँ गायब हो गया, पेड के टाइम पे आपने सिर्फ डिविडेंड और इंटरेस्ट लिखे, रेंट पेड क्यों नहीं लिखा। अगर उसमें 3 चीजें ले रहे हो, इसमें भी 3 चीजें लो। पहली बात तो उसमें एक और नाम आ सकता है, कमीशन, पर हम बोलते नहीं क्योंकि हमने एक कहानी बनाई हुई है ना, कहानी के चक्कर में कि कहानी याद रह जाए बच्चों को, अदरवाइज एक कमीशन भी आ सकता है, कमीशन रिसीव, इसमें नहीं आना। रेंट, अब वो सुन लो क्यों, रेंट पेड सीधा सीधा मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, रेंट पेड सीधा सीधा मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। मैंने कहीं पे फैक्ट्री खोली हुई है, उस फैक्ट्री का किराया दे रहा हूँ, कैश में ही दे रहा हूँ, मतलब कैश से रिलेटेड है, और उस जगह पे खोला भी क्या हुआ है, फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, तो रेंट पेड बिजनेस से भी रिलेटेड है और कैश से भी रिलेटेड है, तो वो आएगा। तो ऑलरेडी अगर वो पे किया हुआ है उसे पे किया रहने दो, उसे नहीं लात मारनी भाई, वो बिजनेस से रिलेटेड है और कैश में भी है, दैट इज द रीजन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है वाइवा में कि बताओ रेंट रिसीव्ड को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स कर देते हो, रेंट पेड को क्यों नहीं करते हो, जेन्युइन क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं वाइवा में। आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आता होगा, लिख के ले लो मेरे से। रीज़न क्या है, लॉजिक्स, इनके लॉजिक्स में जाओ, रट्टा तो हर बच्चा मार लेगा,
कंसेप्ट को समझो। तो ये हुआ यहाँ तक। सर उसमें ये 5 चीज़ें लेके ये निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें ये 10 चीज़ें लेके अब क्या निकला, ये देखो। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो प्रॉफिट जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस आने से पहले का है। सर वर्किंग कैपिटल, हमने सर रेशो का चैप्टर किया हुआ है, हमें पता है वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। सर वर्किंग कैपिटल आती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके, बिल्कुल सही। तो ये वो प्रॉफिट है जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले है। अब हमें जाना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पे जाना है। तो मैं ये चीज़ साफ कर रहा हूँ, मुझे ये जगह चाहिए। ये याद रखना, रिसीव्ड वाले इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, पेड वाले फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना, बेशक बुक में ये गिवन है बट बुक में किसी और तरीके से और ज़्यादा इलेबोरेट करके नाम टेढ़े मेढ़े करके गिवन है। आप लोग इसे इसी ऑर्डर में लिखना तो ज़्यादा बेटर है, आपको याद भी तभी रहेगा। अब स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ और उसका भी आंसर आ गया। अब नीचे ही करना है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप जब अपनी नोटबुक में लिखोगे तो वर्टिकल ऑर्डर में ही लिखना, जिसे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी नाम को दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मुझे क्या लेना है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। बस ये है आपका स्टेप 3। सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ हमें करना क्या है ये तो बता दो। भाई क्या बोला था, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड इवन तीसरा स्टेप क्या है, उल्टे हैं। खर्चों को प्लस करते हैं, इनकम को माइनस करते हैं। तो ये भी तो वही निकम्मों वाला काम करेंगे स्टेप 3 में भी। अगर एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट बढ़ रही है, अच्छी बात है ना, एसेट बढ़ रही है, पर करेंगे क्या। अगर करंट एसेट कम हो रही है, ये तो बुरी बात है, फिर भी करेंगे क्या, प्लस। इसका भी लॉजिक समझाऊंगा अभी आगे, देखो। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी का बढ़ना बुरी बात है, फिर भी क्या करेंगे, कम होना अच्छी बात है, पर कर क्या रहे हैं, माइनस। तो ये है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का लेना देना। सर हो गया, आपने बोल दिया, मान लिया, काय को रीजन पूछो भाई, क्या रीजन है ऐसा करने का। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल में हम इजी लेते हैं ताकि आपको समझ आए। डेटर्स कौन है, मेरे डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे पैसा लेना है, मैंने सामान उन्हें उधार पे बेचा है, उनसे पैसा लेना है। डेटर्स पहले थे 1 लाख के, आज रह गए 40,000 के। पहले डेटर्स कितने थे, 1 लाख के, आज रह गए 40,000 के। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि बैड डेट्स हो गए, इररिकवरेबल है, वो पैसे देने से मुकर गया, कुछ नहीं लिखा ऐसा। तो क्या मानोगे, क्यों मेरे डेटर्स 1 लाख से 40,000 रह गए। 1 अप्रैल को थे 1 लाख, जब 31 मार्च आई, साल खत्म हुआ तो कितने हैं, 40,000। क्या मतलब हुआ इसका, उस बंदे ने मुझे 60,000 रुपए दे दिए। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है, उस बंदे ने जिसने मेरे पैसे देने थे दे दिए। पर बड़े लेवल पे, ब्रॉडर पिक्चर अगर यहाँ पे देखो तो क्या दिखा, कि शुरू में मेरी करंट एसेट ज्यादा थी, साल खत्म होते होते मेरी करंट एसेट कम हो गई। तो ये देखो, मेरी करंट एसेट कम हो गई। चाहे मेरी करंट एसेट कम होगी, मेरी पॉकेट में पैसा आया कि गया, मेरी पॉकेट में तो 60,000
आया, दैट इज द रीजन हम इसे क्या कर रहे हैं, प्लस, करंट एसेट को कम होने में प्लस कर रहे हैं। गया कुछ मत्थे में? सर एसेट की एग्जांपल होगी, लायबिलिटी की भी एग्जांपल दो। अबे तो यहाँ डेटर लिया था, क्रेडिटर लेके कर लो, कितनी को बड़ी बात है, लो। ये लो, क्रेडिटर्स थे 1 लाख, मतलब क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसे मैंने पैसा देना है। मैंने किसी बंदे को 1 लाख देना था, आज साल खत्म होने पे कह रहा हूँ 40,000 देने। कुछ नहीं लिखा कि उसने माफ़ कर दिया, रिबेट मिल गई, डिस्काउंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसे 1 लाख देना था शुरू में, एंड आते आते उसे 40 क्यों देना है? मतलब पूरे साल के अंदर, 12 महीने के अंदर मैंने उसे 60,000 रुपये दे दिए, मैंने उसे पैसे दे दिए। तो कहने को तो करंट लायबिलिटी कम हुई है। करंट लायबिलिटी का कम होना क्या है, अच्छी बात है, लायबिलिटी कम हो रही है भाई हमारी लाइफ में, अच्छी बात है। पर इसे कम करने के लिए मेरी पॉकेट से पैसा जा रहा है, और चैप्टर पैसे का है, अच्छी बुरी बातों का नहीं है। ये चैप्टर पैसे में डील करता है। तो करंट लायबिलिटी को 1 लाख से 40,000 पे लाना अच्छी बात है, तो प्लस होना चाहिए। पर मेरी जेब से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इसके चक्कर में मेरी जेब से पैसा जा रहा है, तो इसीलिए करंट लायबिलिटी के कम होने को माइनस किया जाता है। तो ये लॉजिक्स है। आपको मैंने शॉर्टकट भी बता दिया कि स्टेप 1, 2, 3 उल्टे चलते हैं, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक्स भी बता दिए कि क्यों उल्टे चलते हैं। उसकी भी एक एक नाम जो मैंने लिखा, सबके रीज़न दिए, इसका भी एक एक नाम जो लिखा, सबके रीज़न दिए क्यों प्लस या माइनस होते हैं, और इसमें भी वही चीज़ हुई। अब इसके बाद क्या आएगा? हो गया स्टेप 3 में, बोला था ना स्टेप 3 और 4 बहुत छोटे हैं, 3 हो गया। अब क्या निकला हमारा? प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या था? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल कर ली, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, तो क्या आ गया? आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, की वर्किंग कैपिटल के बदलाव आने के बाद जो आया। ठीक है, पर एक चीज और स्टेप 3 में सीखनी है, इतना भी छोटा नहीं है स्टेप 3। कुछ चीजें हैं करंट एसेट में जो हमें नहीं लेनी। सर करंट एसेट में आता क्या, पहले तो ये बताओ। अबे गधो, आप लोगों ने बैलेंस शीट सीखी हुई है। करंट एसेट सीट कस्सो, करंट एसेट में क्या आता है? सीट कस्सो, CITCSO। तो मेरे से क्या पूछ रहे हो, आपको पता है। उसमें से कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं आती, जो नहीं देखनी, यहाँ पर इग्नोर करनी है। कौन सी? ये चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर करनी है। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कई बार क्वेश्चन में वैसे तो आएगा नहीं, +2 में तो कभी नहीं आता। अगर आ जाए बुलियंस या गोल्ड, या कहते हैं ना गोल्ड के सिक्के जिसे कहते हैं, बिस्किट कह देते हैं जिसे हम, बने हुए 1 kg के या कुछ भी ऐसा, तो उसे कह रहा हूँ मैं। बुलियंस या गोल्ड ऐसा कुछ आ जाए तो वो भी इग्नोर करना है। मतलब वो सारी चीज़ें जो इंस्टेंट रातों रात आप मार्केट में जाके बेच सकते हो, उन्हें नहीं लेना, उन्हें नहीं लेना। मुझे वो करंट एसेट्स लेनी है जो इनमें से ना हो, क्योंकि इन्हीं का तो चैप्टर है। चैप्टर डील ही इन्हीं में कर रहे हैं। चैप्टर ये क्या लिखा है? कैश। और ये सारी चीज़ें क्या है? कैश। ये कैश ही अपने आप में, मेरे जेब में पड़ा पैसा कैश है, बैंक में पड़ा पैसा कैश है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी जिसे जब चाहूँ मार्केट में जाके बेच के आ जाऊँ, वो भी कैश ही है। फिर जब चाहे मार्केट में जाके बेच के आ जाऊँ। करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसे भी रातों रात बेच सकते हैं। एक ही बात होती है वैसे ये, ठीक है। मैंने फिर भी अलग अलग लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए, नाम बदल के दिया हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ें हैं जो इग्नोर करनी है। इनके अलावा सर बची कौन सी? अभी आपको पता है, सीट कस्सो, स्टॉक बचा, बिल्स रिसीवेबल बचा, डेटर्स बचे, इतना कुछ है। शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांसेस है, बहुत कुछ है, वो सब लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये है जो हमें नहीं लेना। ये हो गया हमारा स्टेप 3, आखिरी स्टेप।
दो नाम आए स्टेप 3 में, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, दो ही नाम आए स्टेप 4 में, टैक्स पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये क्यों लिया, यहाँ पे ले तो लिया था टैक्स, भाई वो था प्रोविजन फॉर टैक्स, कि मैंने टैक्स की प्रोविजन बनाई है, मुझे लग रहा है शायद मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब एक गधे दिया तो नहीं ना, तो काहे को, शायद वायद वाली बातें कैश वाले चैप्टर में नहीं होनी, तभी उसे उठा के बाहर पटक दिया। पर जो टैक्स असलियत में, हकीकत में, इन एक्चुअल, इन कैश जो आपने पे किया है वो दिखाना है। तो मैंने टैक्स की प्रोविजन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स पेड। टैक्स पे करने पे पैसा आता है या जाता है, टैक्स पे करने पे पैसा जाता है। दैट इज द रीजन जो स्टेप 4 है ये शरीफ है, ये पे होने वाली चीज को माइनस कर रहा है। 3 स्टेप्स में हम क्या कर रहे थे, अपने साइन उल्टे चला रहे थे, खर्चों को प्लस कर रहे थे, इनकम को माइनस कर रहे थे। लेकिन चौथा स्टेप ऐसा नहीं है, अगर लिखा है टैक्स पेड तो सच में माइनस का ही साइन लगाया है। बोला था ना 3 स्टेप उल्टे चलेंगे, बस ये नहीं, क्योंकि आपको भी पता है क्या है, टैक्स पे करने पे पैसा आता है कि जाता है, जाता है ना, तो करो माइनस, ये इसलिए आया। आखिरी आइटम सर, ये आप हमारे साथ खेल गए सर, वहां आपने लिखा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और प्लस का साइन माइनस का साइन, यहाँ आपने हमें पता भी नहीं लगने दिया, बड़ा स्मार्ट हुआ किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो लिखा पर साइन पहले माइनस का कर दिया फिर प्लस का कर दिया। ये क्या चीज़ है सर, वहाँ पे आपको उल्टा चलना था, चौथे स्टेप में नहीं ना उल्टा चलना। वहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर लॉस हुआ है उसे प्लस करो, अगर कहीं से इंश्योरेंस क्लेम आया है, फायदा हुआ है, प्लस पर माइनस करो। लेकिन चौथा स्टेप वैसा नहीं है, ये कहता भाई मुझे सीधा सीधा बता दो, लॉस पैसे वाला, एक्चुअल वाला लॉस, पैसे वाला, सामान की बात नहीं मैं कर रहा, कैश की, जो हुआ है माइनस करो। क्लेम अगर किसी कंपनी से आया है, पैसे में आया है, ठीक है, बार्टर सिस्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सामान दिया सामान लिया, कैश में जो आया है प्लस करो। तो उसमें और इसमें ऐसे साइन चेंज इसलिए किए गए हैं, वहां मैंने क्या लिखा प्लस माइनस, यहाँ मैंने क्या लिखा माइनस प्लस, क्यों, वो उल्टा चलता है, ये थोड़ी उल्टा चलता है। तो ये आपको याद रहे, इस चक्कर में मैंने पहले माइनस लिखा फिर प्लस लिखा, ताकि आपको लॉन्ग रन में ये चीज़ याद रहे कि चौथा स्टेप सीधा सीधा चलता है, लॉस को माइनस करेगा, क्लेम आया कहीं से, फायदा हुआ हमारा, उसे प्लस करेगा। फिर स्टेप 1 से जो आंसर निकला, स्टेप 2 करके जो आंसर निकला, स्टेप 3 करके जो आंसर निकला, उसके बाद ये 2 चीज़ें करके जो आंसर निकला, अब इसका नाम क्या होगा, ये है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी जो कंप्लीट होगी। 4 हिस्सों में थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 क्या था, आर पाइप, स्टेप 2 क्या था, डीपी लगाई क्योंकि गुड पल थे, फिर डायरेक्टरी खोली, दीदी को फ़ोन कर दिया, क्या नाम दिया, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस किए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाले जो उल्टे चलते हैं, उल्टे क्यों चलते हैं उसका भी रीजन दे दिया था, डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम से, और कौन कौन सी चीजें इग्नोर करनी है वो भी हमने कर ली। फिर आया आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आखिरी स्टेप में क्या किया, जैसे उसमें 2 चीजें देखी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, इसमें भी 2 ही चीजें देखनी है, टैक्स पेड है ना, माइनस होएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो वहाँ प्लस हुई थी यहाँ माइनस होएगी, जो वहाँ माइनस हुई थी यहाँ आके प्लस होएगी, क्योंकि वो 3 स्टेप उल्टे चलते हैं, ये सीधा सीधा चलता है। ठीक है, और एक अच्छी बात बता दूँ, कई बार फाइनल्स में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही क्वेश्चन 6 नंबर में आ जाता है। 3 एक्टिविटी है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कई बार, मैं नहीं कह रहा हमेशा, 10 में से 4 साल 5 साल, आधा 40% कह लो आप, 50 तो नहीं, 4 साल ऐसा होता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग का ही क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ ऑपरेटिंग 6 नंबर में, ये फॉर्मेट। ठीक है, और अगले जो है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, वो बहुत ईजी है, सिर्फ एक यही है जिसे ऐसे समझना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो समझो आप हवा हवा में कर लोगे, अगर ये समझ आ गया। अब आंसर जो निकला उसे सर आपने ये क्या लिखा है, कैश फ्लो। सर ये तो पता है क्यों लिखा है, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम, ब्रैकेट में लिखा यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर फ्रॉम और यूज्ड इन का मतलब क्या है, देखो अगर ये मैं ये देखो इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव, ये सारा कुछ करके A + B + C + D या स्टेप 1 + स्टेप 2 + 3 + 4 सारा कुछ करके अगर मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
फ्रॉम, कि मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा आया है। ठीक है, जब हम हमारे घर में कोई लेटर आती है, पोस्ट आती है, कुछ कोरियर आता है, तो लिखा होता है ना फ्रॉम, कि किसकी तरफ से आया है। तो पॉजिटिव बैलेंस होगा तो मैं क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर मेरा आंसर नेगेटिव, कई बार आंसर नेगेटिव निकलता है, ज़्यादातर नेगेटिव ही निकलता है। अगर टफ क्वेश्चन डालेगा टीचर तो नेगेटिव वाला ही आंसर आएगा आपका, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें माइनस वाली निकलेंगी, कम चीज़ें प्लस वाली निकलेंगी। माइनस में आएगा तो क्या करना है, ये दो वर्ड उड़ा देना, फ्लो फ्रॉम क्या लिखना, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आंसर माइनस में आया है तो मतलब मुझे पैसा बचा नहीं है, बल्कि मेरा पैसा बीच में लग गया। तो क्या बोलेंगे लगने को, यूज्ड इन, कि मैंने पैसे को यूज कर लिया। तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि कैश को यूज कर लिया मैंने। पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आए तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये दो वर्ड उड़ जाएंगे, ये दो वर्ड आ जाएंगे। तो ये थी भाई हमारी छोटी सी कोशिश आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझाने की। 4 स्टेप्स में बटा हुआ है, कैश फ्लो का इंट्रोडक्टरी सेक्शन था ये। इसे अच्छे से समझो, लिखो, डाउट आए तो पूछो।